हेलो दोस्तों, कहानियों का दौर चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है उम्मीदों का सफ़र। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बात उन दिनों की है जब नरेंद्र जी रिटायर हुए थे। नरेंद्र जी की एक लाडली बिटिया और एक होनहार बेटा था। नरेंद्र जी ने अपने दोनों ही बच्चों को बड़े प्यार से पाला था, मगर छोटी बच्ची स्नेहा से उन्हें कुछ ज़्यादा ही लगाव था। अभी कुछ दिन पहले ही नरेंद्र जी ने अपनी लाडली बिटिया का विवाह किया था। शादी विवाह में कुछ कर्ज हो गया था। नरेंद्र जी ने सोचा था रिटायरमेंट पर जो कुछ पैसे मिलेंगे उससे इस कर्ज को चुका देंगे, और उन्होंने कुछ वैसा ही किया। संतोष इस बात का था कि शादी के बाद बेटी स्नेहा अपने पति और ससुराल वालों के साथ खुशहाल थी। बेटा इंजीनियरिंग की पढ़ाई के आखिरी वर्ष में था, तो उसके भविष्य के प्रति चिंता उन्हें परेशान किया करती थी, क्योंकि घर बनवाने में और बिटिया की शादी विवाह करने में उनका हाथ बिल्कुल खाली हो चुका था। तभी एक दिन बेटे अरुण ने उन्हें फ़ोन पर बोला कि पापा आखिरी सेमेस्टर की फीस और हॉस्टल इत्यादि के लिए उसे 3 लाख रुपयों की सख्त ज़रूरत है। पिता ने बोला, बेटा चिंता मत करो, 10 दिनों में कुछ न कुछ प्रबंध करके पैसे भेज देता हूँ। नरेंद्र जी की बातें उनकी पत्नी सुषमा भी सुन रही थी। बाद में पत्नी ने पूछा, अजी अभी तो जो पैसे मिले थे उससे तुमने शादी में हुए कर्ज को भर दिया है। अब इतने सारे पैसों का प्रबंध कैसे करोगे? नरेंद्र ने कहा, अरे भाग्यवान, बच्चे की पढ़ाई पूरी होने वाली है। अब यदि उसकी पढ़ाई पैसों के लिए रुकी तो यह ठीक नहीं होगा। देखता हूँ किसी दोस्त से उधार ले लूँगा, और जब अरुण काम करने लगेगा धीरे धीरे उनके पैसे भी दे दूँगा। नरेंद्र ने अब अपने काफ़ी दोस्तों से पैसे की मांग की, परंतु सभी ने इनकार कर दिया। नरेंद्र ने महसूस किया कि अब लोगों का व्यवहार कुछ बदल सा गया है। जो सामने से कहते थे पैसे की ज़रूरत होगी तो बोलना, आज वह साफ बहाना बनाकर मना कर रहे हैं। धीरे धीरे 8 दिन बीत चुके थे और पैसों के नाम पर 1 रुपये का प्रबंध नहीं हो पाया था। तभी अचानक उन्हें अपने बहुत गहरे दोस्त संजय की याद आई। संजय एक बड़ी कंपनी में काम करता था, अच्छी खासी जमीन जायदाद और पैसे वाला था। इसके अलावा संजय के तंगी वाले दिनों में नरेंद्र ने उसकी काफ़ी सहायता भी की थी। अगले दिन सुबह नरेंद्र अपने दोस्त संजय के घर पहुंचा। घर का दरवाज़ा एक लड़की ने खोला और वह लड़की नरेंद्र को देखकर काफ़ी खुश हो गई। पहले तो उसने नरेंद्र के चरण स्पर्श किए और बोला, अंकल मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ और आपसे बात भी नहीं करूँगी। आपको मालूम है आप पूरे 4 साल बाद हमारे यहाँ आए हैं। नरेंद्र ने बिटिया के सर पर हाथ रखा और बोला, बेटा गलती तो है, लेकिन क्या करूँ। बेटा संजय क्या कर रहा है उसे बुला दो और उससे कहना मैं उससे मिलने आया हूँ। इतने में संजय की पत्नी आ गई। संजय की पत्नी, भाई साहब बड़े दिनों के बाद आना हुआ, आप लोग तो हम लोगों को भूल गए हैं। बच्चे और भाभी जी सभी कैसे हैं? नरेंद्र, सुषमा ठीक है, वह आप सभी को बहुत याद करती है। बिटिया की शादी हो गई है और अरुण बेटा इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। अमृता दोस्त संजय की पुत्री का नाम है। इसके बाद संजय की पत्नी घर में चली जाती है। अमृता और नरेंद्र काफ़ी देर तक एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं। अमृता अपने पिता के मित्र और अपने चाचा जी की दिल लगाकर सेवा करती है। उनका खाना पीना इत्यादि ज़रूरतों का ध्यान रखती है। नरेंद्र के मन में अचानक विचार आता है, देखो समय कितना जल्दी बीत जाता है। जिस बच्ची को कभी गोद में खिलाया था आज कितनी बड़ी हो गई है। कल जिसका ध्यान रखना पड़ता था
आज वह उसका ध्यान रख रही है। कितनी सुशील और सभ्य संस्कार में पली है। काश अपने घर की बहू बना पाता। अमृता संजय की सुपुत्री और अरुण नरेंद्र का सुपुत्र की जोड़ी कितनी अच्छी रहेगी। खैर, देखते देखते शाम का समय हो गया और संजय भी घर आ गया। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए। कुछ देर बाद नरेंद्र ने उसके घर आने का उद्देश्य बताया। संजय बोला, यार मैं पैसे तो दूंगा, लेकिन हमारी एक शर्त है। मैं चाहता हूँ पढ़ाई पूरी कर लेने के बाद अरुण और अमृता की शादी हो जाए। मेरी मुलाकात अरुण से लगभग हर सप्ताह हो ही जाती है, क्योंकि किसी न किसी कार्य से मुझे उसके हॉस्टल के पास जाना होता है। वहीं पर मेरे क्लाइंट रहते हैं, तो बोलो मंजूर है। नरेंद्र बड़ा खुश हुआ, क्योंकि जिस बात को बोलने में वह संकोच कर रहा था, वही बात उसके दोस्त ने शर्त के रूप में रख दिया। नरेंद्र ने हाँ कर दिया। इसके बाद तुरंत संजय ने अरुण के बैंक खाते में 3 लाख रुपए डाल दिए। समय गुजरता गया और एक दिन अरुण ने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की और एक बड़ी कंपनी में उसकी जॉब भी लग गई। इधर पत्नी सुषमा का स्वास्थ्य खराब होने लगा। डॉक्टर और घर के चक्रों का दौर शुरू हो गया। इधर एक दिन माँ ने अपने बच्चे से बहू लाने की बात कही और बेटे का फैसला सुनकर दोनों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। बेटे ने कहा, माँ मैं कॉलेज की एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। माँ, यदि यह तुम्हारी बहू बनेगी तो तुम दोनों की खूब सेवा करेगी। संस्कार और सेवा की कोई कमी नहीं होगी। माँ बाप ने बेटे को बहुत समझाने की कोशिश की, परंतु अरुण पर कोई असर नहीं हुआ। खुद के वादे समाज, परिवार और दूसरे लोगों का सामना कैसे होगा, सोचकर पति पत्नी का दिल बैठा जा रहा था। लेकिन कहते हैं जो दुनिया से जीत जाता है वह खुद से हार जाता है। आखिर दोनों को बच्चे की बात स्वीकार्य करनी ही पड़ी। इधर दोस्त संजय के पैसों को चुकाने के लिए अपनी जमीन नरेंद्र ने बेच दी और ब्याज के साथ पूरे पैसे लेकर नरेंद्र अपने दोस्त के पास गया और अपनी परेशानी बताते हुए उसने अपने दोस्त को उसके पैसे दिए। संजय ने अपने दोस्त की मजबूरी को समझ लिया और अपने 3 लाख रुपए लेकर शेष पैसे उसने लौटा दिए। अब नई बहू घर में आ चुकी थी। बहू के आने से नरेंद्र और उनकी पत्नी सुषमा की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। बहू ने घर में आते ही रसोई और घर के दूसरे काम को संभाल लिया, जिससे सुषमा उसकी सास को काफ़ी आराम मिला। अब घर का खर्च नरेंद्र की पेंशन से चल रहा था। काफ़ी कोशिश के बाद भी अरुण को जॉब नहीं मिल पा रही थी। अरुण घर की रोज की ज़रूरतों के लिए पिता पर निर्भर था। माँ के स्वास्थ्य की समस्या और घर खर्च अब पिता को परेशान कर रहे थे। एक दिन नरेंद्र ने अपने बेटे अरुण से कहा, बेटा मैंने अपने एक दोस्त से तुम्हारी नौकरी के लिए बात की है, तुम उनसे जाकर मिल लो। घर में कुछ पैसे आने लगेंगे तो घर चलाना आसान हो जाएगा। बेटा अरुण शाम को घर लौटकर पिता को बोला, मैं ऐसे छोटे छोटे काम नहीं कर सकता। मुझे मेरे एक दोस्त ने अपने बॉस से बात करके बताया है। मैं कल वहां जाकर जॉब की बात करता हूँ। उम्मीद है मेरा काम लग जाएगा। दूसरे दिन अरुण ने घर वालों को यह खुशखबरी दी और बताया उसे काम मिल चुका है। उसे उसकी कंपनी की ओर से विदेश जाने का ऑफर मिला है। सैलरी भी बहुत अच्छी है। अब वह विदेश जाकर जॉब करेगा। माँ की आंखें भर आई। बुढ़ापा और बीमारी सामने खड़ी थी। एक औलाद और वह भी विदेश जाने की बात कर रहा है। नरेंद्र ने पत्नी को उसके बेटे के भविष्य को दिखाकर समझाया। दूसरे दिन अरुण अपना सामान पैक करके चला गया। रोज शाम में बेटा फोन के रूप में माता पिता के सामने चला आता
और हर महीने पैसों का एक बंडल भेजता। खैर, जैसे तैसे घर के खर्च चल रहे थे। अब जिंदगी एक नई दिशा में करवट ले रही थी। बेटे को घर छोड़े लगभग 6 माह बीत चुके थे। बहू को माँ की सेवा में भार महसूस होने लगा था। बेटे से कई बार बात करते हुए नरेंद्र ने सुन रखा था, तुमसे शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। इन 2 बूढ़ों को मेरे ऊपर डालकर चले गए हो। एक नौकरानी से बेकार जिंदगी हो गई है मेरी। धीरे धीरे 8 माह बीत गए थे। अब बहू ने बुजुर्ग पति पत्नी के जीवन को कुछ और दूभर बना दिया था। उसकी कड़वी बातें इन बुजुर्ग दंपतियों के दिल में नस्तर के समान घाव बना दिया करती थी। पत्नी सुषमा तो रोकर अपने आंसू से अपने दुख को कम कर लेती, परंतु नरेंद्र के लिए जीवन तो जैसे रेगिस्तान में बिछे कांटों जैसा बन गया था। एक दिन बेटे का फोन आया। बेटे ने माँ से कहा, माँ, मैं अपने दोस्त के हाथ से तुम्हारी बहू के लिए एयर टिकट भेज रहा हूँ, उसे भेज देना। माँ ने पूछा, बेटा, काफ़ी दिन हो गए, तुम्हें देखने की इच्छा हो रही है, तुम कब तक आओगे? बेटे ने उत्तर दिया, माँ, काम बहुत ज़्यादा है, कंपनी में मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मैं अभी नहीं आ सकता। बहू को भेज देना, देखता हूँ, जैसे ही छुट्टी मिलती है मैं आ जाऊँगा। दूसरे दिन बहू ने भी घर छोड़ दिया। अब सिर्फ बूढ़े नरेंद्र और उसकी पत्नी घर में रह गए। एक दूसरे से बातचीत करते, पुरानी बातों को याद करते जिंदगी कट रही थी। कभी एल्बम में बच्चों की तस्वीरें तो कभी टेलीविज़न पर। बस इसी बीच में जिंदगी की गाड़ी सैर कर रही थी। पहले तो अरुण के फ़ोन आने में 2 से 3 दिन लगते थे, परंतु अब तो महीनों बात नहीं होती थी। दोनों बुजुर्ग दंपत्ति की निगाहें दरवाजे पर रुकी रहती थी। एक दिन दरवाज़ा खुलेगा और उनकी आंखों का तारा आकर उनके सीने से लग जाएगा। नरेंद्र के स्वास्थ्य की स्थिति भी अब कुछ ज़्यादा खराब होने लगी थी। पत्नी चलने फिरने में असमर्थ हो चुकी थी। डॉक्टर को देने के लिए पैसे की कमी और भोजन की तंगी ने दोनों को विवश बना दिया था। एक दिन सुबह जब सुषमा उठी, उसने महसूस किया कि शाम में भोजन करने के बाद नरेंद्र ने दवा नहीं दी थी और न जाने कब उसे नींद आ गई और वह सो गई। सुषमा ने पति को आवाज़ लगाई, अजीत, सुनते हो? मुझे वॉशरूम जाना है, थोड़ा आ जाओ। रात में तुमने दवा नहीं दी, अब तुम भुलक्कड़ हो गए हो, चलो आ भी जाओ। कुछ देर बाद भी कोई हलचल नहीं हुई। चारों तरफ एकदम सन्नाटा। सुषमा के दिल में एक अनजाना सा डर जगह बनाने लगा। सुषमा ने फिर आवाज़ लगाई, अजीत, सुनते हो? परेशान मत करो, मुझे घबराहट हो रही है। परंतु फिर भी कोई हलचल नहीं हुई। सुषमा का दिल बैठा जा रहा था। अनचाहे उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे। उसने खुद को अपने बिस्तर से नीचे गिरा दिया और खिसकते खिसकते रसोई की ओर आगे बढ़ने लगी। रास्ते में नरेंद्र गिरा हुआ था। आवाज़ लगाती, शोर मचाती, अपने आप को खींचती हुई नरेंद्र के पास तक पहुंची। उसके शरीर को छूते ही एक जोर की चीख के साथ सुषमा की सांसें भी बंद हो गई थी। इधर पास पड़ोस का मजमा इकट्ठा हो चुका था। दरवाजा अंदर से बंद और घर के अंदर फोन की घंटी को कोई भी रिसीव करने वाला नहीं था। पड़ोसियों ने पुलिस बुलाई और उसके बाद दोनों का एक साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी उम्मीदों का सफ़र। इस कहानी से हमें यही सीखने के लिए मिलता है कि बुढ़ापे में किसी के ऊपर निर्भर रहने से ज़्यादा बेहतर है खुद के लिए पेंशन की व्यवस्था करें। किसी ज़मीन, किसी प्रॉपर्टी या बैंक में इकट्ठा धनराशि
पर भरोसा ना करें, क्योंकि बुढ़ापे से पहले या तो यह खर्च हो जाती है या तो बच्चों के अधिकार में चली जाती है। दोस्तों, हमें अपने बुजुर्गों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। वो अपनी पूरी ज़िंदगी अपने लिए और अपने बच्चों के लिए करते रहते हैं। एक बुढ़ापे में ही उन्हें अपने बच्चों की और आपके थोड़े से समय की ज़रूरत होती है। क्या आप इस कहानी की सीख से सहमत हैं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।